डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा सिंगल शॉट में सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। आईटीजी मास्टर का ये कंटेंट इंडिया का सबसे अच्छा कंटेंट रहा है। 2008 से लेकर 2016 तक इंडिया का मोस्ट व्यूड सब्सक्राइब कंटेंट रहा है। इसमें एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं जो अब एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। क्यों हटाए? क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सरसाइज को सिंपल करने के लिए, बच्चों पर लोड कम करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छे किस्म के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे एंड में। तो आप पहले वाले जो एक्सरसाइज में हैं और जो आप अगर नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर लास्ट वाले जो एक्सरसाइज के जो अभी हटा दिए वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वो क्वेश्चन भी कर लीजिए, क्योंकि उससे जो कंसेप्ट क्लियर होंगे जो किसी भी चीज़ से कभी भी क्लियर नहीं होंगे बहुत। और आपका जेईई नीट भी प्रिपरेशन हो जाएगा और एनसीईआरटी के भी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को दिए। और हमारा ऐप इंस्टॉल करिए। हमारे ऐप से सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे। सारे वीडियो आपको ऐप से ही एक्सेसिबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। A circular coil of wire consisting 100 turns, each of radius 8 cm, carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? Center of the coil के लिए magnetic field B की वैल्यू जो होती है वह होती है 10 to the power minus 7 2 pi n number of turns current I divided by R radius of the coil. 10 to the power minus 7 2 pi पहले लिखना चाहता हूं मैं 2 into n is 100 into I, that is 0.4, divided by radius is 8 into 10 to the power minus 2 meter. Solving this, 4 into 2 0.8, तो यहां हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा 10 to the power minus 1, यह हो जाएगा 10 to the power 2, 10 to the power minus 1, यह हो जाएगा 10 to the power 3, 10 to the power minus 7 into 10 to the power 3 हो जाएगा minus 4 into pi, nearly 3.1 into 10 to the power minus 4 Tesla. It is a very easy question, simple formula application. 4.2, a long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of field B at the point 20 cm from the wire? 20 cm from the wire. लॉन्ग वायर से हमारा मतलब इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, और इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई बाय आर. आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. मैग्नेटिक फील्ड का यह फॉर्मूला 10 to the power minus 7 2 आई इज 35 एम्पियर डिवाइड बाय आर, और डी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं. दैट इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर. 2 by 0.2 is 10. 10 into 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 6 into 3, 35. It is 3.5 into 10 to the power minus 5 Tesla. Again a formula based simple problem. Let us see next. 4.3, a long wire in horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. North is there, south is there. North to south 50 ampere current is flowing. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east of the wire. This is east, this is west. यह आपको पता होना चाहिए. ईस्ट में जापान है, नॉर्थ इंडिया है, साउथ में साउथ इंडिया है, और वेस्ट में आपका वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप. तो इस तरह ग्लोब के अकॉर्डिंग हम इसे यूज कर सकते हैं. हमेशा ये पता होना चाहिए आपको. गिव द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ बी एट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर. दिस इज 2.5 मीटर. फर्स्ट लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो मैग्नीट्यूड 10 to the power minus 7 ट्वाइस आई बाय डी होगा. 2i, I is 50 ampere by d is the distance 2.5 meter. Solving this, 2 into 50 100, यह हो जाएगा 10 to the power minus 5, और डिनोमिनेटर में 1 upon 2.5 है तो यह हो जाएगा 0.4, तो यह हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 6 अगेन टेस्ला. अगर अब हम यहां पर, यह पॉइंट ईस्ट वर्ड्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन देखिए कैसे होगी. अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर थंब.
and your finger will be like this, rolling over the wire, coming back from this side, coming back from this side. तो फ्लक्स लाइंस जो होगी, अगर प्लेन ऑफ पेपर देखें तो यहां से बाहर की तरफ होगी और यहां से अंदर की तरफ होगी. और साउथ में अगर हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर वायर को आपकी तरफ देखें तो ईस्टवर्ड्स वायर अगर आप देखें तो फ्लक्स लाइन इस तरह से होगी, तो यह अपवर्ड डायरेक्शन होगी. यह पॉइंट की तरह देख रहे हैं आप, नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट आ रहा है. दिस इज द करंट कमिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन. दिस इज द पॉइंट इन द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन. तो यह अपवर्ड्स हो जाएगा. फ्लक्स लाइन इस तरह से होंगी. तो यह आंसर है हमारा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपवर्ड्स. Exercise 4.4. A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. This is east to west direction. This is horizontal line. What is the magnitude and direction of the magnetic field? Magnitude and direction find करना है magnetic field का due to the current 1.5 meter below the line. This is the current of 90 ampere. और लॉन्ग है, ऑब्वियसली लॉन्ग है, तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा 10 to the power minus 7 into twice I by D से 2 into 9.5. This is 60 by 60, 90 by 1.5 is 60. 60 into 2 is 120 into 10 to the power minus 7 Tesla. That is 1.2 into 10 to the power minus 5 Tesla. This is the magnitude of magnetic field. And what will be the direction? अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो आपसे अवे जो पॉइंट होगा वो नॉर्थ होगा, आपकी तरफ जो पॉइंट होगा प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी वो साउथ होगी. और अगर आपने यहां पर आपका थंब रूल यूज किया, राइट हैंड थंब रूल, तो देखिए दिस इज योर थंब एंड फिंगर विल गो इन दैट डायरेक्शन एंड विल कम आउट फ्रॉम द बैक ऑफ द वायर लाइक दिस. इसका मतलब फ्लक्स लाइंस आपके लिए जो पॉइंट 1.5 मीटर बिलो है वायर के, बाहर की तरफ होंगी. यह बाहर की तरफ पॉइंट देख रहे हैं आप, यह फ्लक्स लाइन आप देख सकते हैं अंदर की तरफ जा रही है. यहां से आपके फिंगर्स यहां से प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रही है. तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल. और यह जो डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, यह होगी साउथ. तो डायरेक्शन इज साउथ. तो डायरेक्शन तो काफी अच्छे से सीखा हमने थ्योरी में, वहां देखिए. तो आइए आगे देखते हैं हम. Exercise 4.5. What is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere, making an angle 30 degree with direction of uniform magnetic field of 0.15 Tesla? Force due to magnetic field is given by this formula. Force is BIL. अगर पर यूनिट फोर्स फाइंड करना चाहते हैं और डायरेक्शन भी आपके पास 30 डिग्री गिवन है, पर यूनिट के लिए F by L, दैट इज द BIL को आपने L से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ. और BI डायरेक्शन ऑफ B और डायरेक्शन ऑफ वायर के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो यहां हम जानते हैं यहां होगा साइन 30. B गिवन है 0.15, करंट 8 एम्पियर एंड साइन 30 दैट इज 1/2. सॉल्विंग दिस 8/2 दैट इज 4 into 0.15 दैट इज 0.6 न्यूटन बाय मीटर, बिकॉज दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए आपने जो टोटल फोर्स था उससे लेंथ से डिवाइड कर दिया. तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है, तो आप इस तरह से फाइंड करेंगे. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 4.6. A 3.0 centimeter wire carrying a current
of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. Wire placed inside the solenoid, आपको पता होना चाहिए जो solenoid होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है और वायर आपने उसके परपेंडिकुलर प्लेस किया. दिस इज 3 सेंटीमीटर वायर carrying a current of I that is 10 ampere. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. Magnetic field is already given, that is 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? Force is simply BIL. B is given 0.27, I is given 10 and L is given 0.03 meter, that is 3 centimeter. 10 into 0.27, that is 2.7 into 0.03, that will be 8.1 into 10 to the power minus 2 Newton. Another very easy question. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए. करंट की डायरेक्शन आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. अगर यही वायर अलोंग द एक्सिस रखा होता तो वो फोर्स आपका जीरो हो जाता, क्योंकि उस केस में बी आई एल साइन थीटा जो आप फाइंड करते हैं करंट की और लेंथ ऑफ वायर की डायरेक्शन अगर आप देखते हैं बी और करंट की डायरेक्शन देखते हैं तो वहां साइन थीटा आपको फाइंड करना होता है. थ्योरी में हमने अच्छे से देखा है. तो आइए आगे देखते हैं हम. 4.7. Two long and parallel straight wires A and B carrying a current of 8 and 5 ampere in the same direction. Same direction, separated by 4 centimeter. 4.0 centimeter. Estimate the force on 10 centimeter section of wire A. Force per unit length का फॉर्मूला आपको याद होगा. वह था 10 to the power minus 7 twice I1 I2 by D. और आपको 10 सेंटीमीटर पर अगर फोर्स चाहिए तो फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर इज व्हाट 10 to the power minus 7 into 2 I1 8 ampere I2 5 ampere divided by D 4 सेंटीमीटर इंटू लेंथ करना होगा और लेंथ है आपका 0.1 मीटर. दिस इज द लेंथ. तो फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ फाइंड करने के लिए आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई करना होगा. दिस इज लेंथ एंड दिस इज फोर्स बाय लेंथ. यह फॉर्मूला फोर्स बाय लेंथ का है, इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई किया. यह आपको कैलकुलेट करना होगा. 10 to the power minus 7 डिवाइड बाय 10 to the power minus 2 10 to the power minus 5 होगा और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 to the power minus 6 होगा. 4 से कट करेंगे ये हो जाएगा 2 2 into 2 4 4 into 5 20. So it is 2.0 10 to the power minus 6 Newton. This is the answer. 10 to the power minus 5 हो जाएगा क्योंकि 20 को आपने 10 करेक्ट कर लिया है. This is the answer. Very easy question again. भूलना नहीं है हमें फॉर्मूलास को. 4.8. A closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of windings of 400 turns each. The diameter of solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8.0 ampere, estimate of B inside the solenoid near its center. सोलोनाइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होगा. इट इज म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट इज 4 पाई 10 to the power minus 7. N is the number of turns per unit length, that is 400 into 5 because 400 turns in a layer with 5 layer divided by length. Length is 0.8 meter. So mu naught n is this 400 into 5 divided by 0.80. This is n into I. I is current also, that is 8.0 ampere. So magnetic field we can calculate with this formula. This is 10 and 3 zeros are there. 10 to the power minus 4 होगा यहाँ पर. 4 into 5 20, 20 into 4 20 into 4 80 into 10 to the power minus 4. How much this will be? That is
251 nearly, that is 25, in fact 2.5 लेना होगा हमें, और there will be 10 to the power minus 2 टेस्ला। तो आपको क्या करना था, केवल पावर्स कैलकुलेट करनी थी ढंग से। और आगे देखें, दिस अनदर सिंपल क्वेश्चन बेसिकली। यहां कुछ लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 400 into 5, this is the total terms, 5 layers are there, one layer consists 400 turns, this is the total number of turns divided by length. So this is very easy to calculate, remember these facts. A square coil of side 10 centimeter, square coil of side 10 centimeter consists 20 turns and carries a current of 12 ampere. Current I is 12 ampere, number of turns is 20, and area, if you can calculate, it is 0.1 into 0.1, that is 0.01 meter square. सेंटीमीटर है 10 तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an 30 degree angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.8 Tesla. Magnitude of field which is horizontal is B, that is 0.80 Tesla, and this is the coil hanging vertically with 20 tons. Normal of the coil, ध्यान से देखिए, normal of the plane of the coil, एंगल बहुत ध्यान से देखना है। This normal 30 degree with the coil, so obviously we always need the angle theta, which is the angle between magnetic field B and the normal of the plane of the coil. What is the magnitude of torque experienced by the coil? Torque का फॉर्मूला जो है वो सीधे फिट होगा, दिस इज mb sin थीटा। जो m वेक्टर है वह नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है और b वेक्टर ऑलरेडी आप देख चुके हैं, और उनके बीच का एंगल है थीटा, दैट इज साइन थीटा हमें कैलकुलेट करना है। m दैट इज द मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली, और यह होता है NIA, तो यहां हो जाएगा NIA, दिस इज m magnetic dipole moment and B is the magnetic field into sin theta. Substituting the value, n is 12, area is 0.01, B is 0.8, and sin theta sin 30 is 1 by 2. Solving this 0.01 into 20, this is 0.2, 0.2 into 12, this is 0.24, 0.24 divided by 2, this is 0.12, this is फिर से कैलकुलेट करते हैं, 20 into 0.01, that is 0.2 into 12 into 0.8 into 1 by 2, 12 into 0.2 is 2.4 into 0.8 divided by 2, 1.2 into 0.8, that is 0.96. So this is the answer, 0.96 Newton into meter. 0.96 Newton into meter is the value of the torque. सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, एंगल ध्यान से देखना होता है बस। Two moving coil meters M1 and M2 have the following particulars: R1 10 ohm, N1 30, that is N is the number of turns, R1 is the resistance of the coil, moving coil गैलोमीटर्स होते हैं यहाँ पर, उनके लिए डाटा गिवन है। A1 area of the coil, moving coil, and B that is the magnetic field of the magnet, horseshoe magnet, जो कि मूविंग कॉइल गैलोमीटर में होता है। इसी तरह से R2, N2, A2 और B2 गिवन है। The spring constants are identical for the 2 meters. Determine the ratio of current sensitivity and voltage sensitivity of M2 and M1. करंट सेंसिटिविटी क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। NABI जो टॉर्क होता है
वो c दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू थीटा होता है। जहां तक करंट सेंसिटिविटी की बात है वह होता है थीटा अपॉन आई। थीटा अपॉन आई क्या होगा, एन ए बी अपॉन सी। और जहां तक वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है थीटा अपॉन वी, दैट इज एन ए बी अपॉन सी इंटू रेजिस्टेंस। क्योंकि V इज आई आर, आर आर मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में, तो आई आर वी हो जाएगा, C इंटू आर आप देख रहे हैं यहां पर। हमें M2 अपॉन M1 चाहिए, बेसिकली M2 टू M1 चाहिए। तो करंट सेंसिटिविटी का रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो ये हो जाएगा N2 A2 B2 अपॉन C2, वाइल C2 C1 इक्वल है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल। तो N1 A1 B1 और C1 C2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। N2 42, N1 30, A2 1.8, A1 3.6 इंटू 10 पर माइनस 3 कैंसिल कर दिया है मैंने ऑलरेडी। B2 0.5 0 अपॉन B1 0.25, dividing this 2, this is 2 and this is 1 upon 2, 2 by 2 also cancels। 42 upon 30, 42 upon 30 is basically 7 by 5, that is 1.4। this is the ratio of current sensitivity S1 S2 to S1, this is denoted by S। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को अगर मैं SV से डिनोट करता हूं तो आपको यहां 2 डिवाइड बाय SV1 फाइंड करना है, और N2 A2 B2 के अलावा आपको R2 डिनोमिनेटर में, R1 न्यूमरेटर में लेना होगा, N1 A1 B1। C ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। R1 अपॉन R2 क्या है, R1 10 है, R2 है 14, और बाकी क्वांटिटी तो ऑलरेडी 1.4 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यह भी कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो SV2 अपॉन SV1 इज 1 बेसिकली। क्वेश्चन में देखिए M2 बाय M1 फाइंड करना है, M2 और M1 के रेशियो फाइंड करना है। करंट सेंसिटिविटी 1.4 का रेशियो होगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए रेशियो होगा 1। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। तो आइए आगे देखते हैं हम। 4.11 in a chamber a uniform field of 6.5 Gauss where 1 Gauss is 10 to the power minus 4 Tesla is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6 meter per second, normal to the field. Explain why the path of the electron is a circle. जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द फील्ड हम शॉर्ट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वह इलेक्ट्रॉन की मोशन के परपेंडिकुलर लगता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। और जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, पाथ इज ऑलवेज अ सर्कल। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। रेडियस का फॉर्मूला जो है वह हमें अच्छे से पता है। रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है R is QB। थ्योरी में हमने अच्छे से देखा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वह होता है mv²/r, जो कि लॉरेंस फोर्स, दैट इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल QVB के इक्वल होता है। या ऐसा कहें, लॉरेंस फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बाय दिस वी कैन कैलकुलेट R is mv/QB from this relation when V is perpendicular to B. Now what is R? R we have to find. What is mass? Mass of the electron is 9.1 10 to the power minus 31 kg. V speed is given 4.8 10 to the power 6 meter per second. Divide by Q, charge is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, and B, that is the magnetic field, 6.5 Gauss, and 1 Gauss is 10 to the power minus 4 Tesla. Solving this, we can get the value of R, that is 4.2 10 to the power minus 2 meter.
that is 4.2 centimeter. Determine the radius of the circular orbit. This is the answer. In exercise 4.11, obtain the frequency of revolution of the electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of the electron? Explain. The time period of the revolution is given by the formula twice pi mass divided by charge into magnetic field, while frequency of revolution is reciprocal of the time period, that is charge of the electron field divided by 2 pi mass of the electron. Charge 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Field is 6.5 into 10 to the power minus 4 टेस्ला. 6.5 गॉस था, उसे टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया हमने, और डिवाइड बाय Q divided by 2 pi, that is 3.14 nearly, into m, mass of electron, that is 9.1 10 to the power minus 31. Frequency by this can be easily seen. It is 1.8 into 10 to the power 7 hertz, that is basically 18 megahertz. So this is the answer. Does your answer depend on the speed of the electron? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप देखिए या टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए, वहां पर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं है, और ऐसी भी कोई क्वांटिटी नहीं है जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हो. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, और ऐसी भी कोई क्वांटिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हो. इसका मतलब डू नॉट डिपेंड. और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, काफी क्लियर है ये बात. तो आइए आगे देखते हैं हम. 4113A. A circular coil of 30 turns in a radius 8 centimeter carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. Magnitude of the field is 1 Tesla. Coil is circular and suspended vertically in a horizontal field. Vertically suspend क्या है? Field is horizontal. The field line makes an angle of 60 degree with the normal of the coil. Normal of the coil is this normal vector making 60 degree with the field line. यह एंगल आपका 60 डिग्री हो गया. Calculate magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. Basically counter torque उतना ही होगा जितना कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायपोल मोमेंट पर, मैग्नेटिक डायपोल पर एक्ट होगी, एक्ट करेगी टॉर्क. तो टॉर्क होगा एम बी साइन थीटा, वेयर एम इज नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया ऑफ द कॉइल, NIAB and sin theta. Substituting the values, यह जो वैल्यू होगी यही रिक्वायर्ड टॉर्क होगा. n number of turn, that is 30. I the current, that is 6 ampere, 6.0 ampere. Area is pi into 8 centimeter is the radius, so 8 by 100 is the radius, pi r square, into b, that is 1, and sin theta, that is root 3 by 2. Solving this, you will get the value 9.8 and 3.1 Newton into meter, 3.1 something Newton meter. Let us see what is the B question. Would your answer change if the circular coils in A were replaced by a planar coil of same irregular shape, some irregular shape that encloses the same area? Area must be same. Whatever the shape of the coil, it must be a planar coil of the same area. Then formula will be the same. Then magnetic moment, magnetic dipole moment of the coil will be the same. Here shape is not important, only area is important. So no, answer will not change. No change in answer. तो काफी अच्छी बात है ये. आइए देखते हैं आगे. 4.14.
Two concentric circular coils X and Y of radius 16 centimeter and 10 centimeter respectively lie in the same vertical plane containing the north to side direction. Two concentric coils, radius is given, R1 is 16 centimeter, R2 that is RY basically is 10 centimeter. Lie in the same vertical plane में lie करती है containing the north south direction. It is less like this. This is the plane which is in north south direction. This is north direction, this is south direction. It is a vertical plane and two concentric coils are here in the plane. Coil X, that is first coil, has 20 turns, carries a current of 16 ampere. N1 is 20 turns, I1 current is 16 ampere. Coil Y has 25 turns, N2 is 25 and carries a current of 18 ampere. I2 is 18 ampere. The sense of current in X is anti-clockwise. जो छोटा कॉइल है वह Y है और जो बड़ा कॉइल है वो 16 सेंटीमीटर वाला है वो X है. X में जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट है और Y and clockwise in Y. Current in Y is clockwise. No problem. For an observer looking at the coils facing west. Looking at the coils facing west. West किधर होगा? East इधर होगा, west इधर होगा. Facing west, observer is here somewhere, looking towards the west, facing the west. Give the magnitude and direction of the net magnetic field due to the coils at their center. सेंटर पर कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है. हमें केवल उस फॉर्मूले को अप्लाई करके दोनों फील्ड्स का डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस क्यों निकालना है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. करंट की डायरेक्शन दोनों कॉइल्स में एक दूसरे के अपोजिट है. तो यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जो B है वह B1 माइनस B2 होगी. B1 इज 10 to the power minus 7, 2 pi Ni. 2 pi is also common, Ni by R. तो N1 I1 by R1 minus N2 I2 by R2 ले लेंगे. दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 10 to the power minus 7, 2 pi N1 I1. N1 that is 20, I1 that is 16 divide by R1 that is 16 बट सेंटीमीटर है तो यहां 10 to the power 2 भी होगा. 10 to the power minus 2 डिनोमिनेटर में ले लेता हूं. माइनस N2 that is 25, I2 that is 18 upon R2 that is 10 सेंटीमीटर that is 10 to the power minus 2. सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा देखते हैं. 10 to the power minus 7, 2 pi. और यहां हमें एक बात ध्यान से देखनी है. 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा. इट इज 2000 माइनस 25 टर्न्स. यहां टर्न्स आप देख सकते हैं ज्यादा है, करंट भी ज्यादा है और रेडियस भी कम है. तो जो क्लॉकवाइज करंट है वो Y कॉइल में है, X कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट है. तो जो बड़ी फील्ड होगी वो Y की होगी. मैंने B1 माइनस B2 निकाला है, वो नेगेटिव होगा. इसका मतलब जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो Y के डायरेक्शन में होगी. रिजल्टेंट फील्ड जो होगी Y के डायरेक्शन में होगी. इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और यह होगा 25 इंटू 18 डिवाइड बाय 10 to the power minus 2. That will be 4500. That will be 4500. तो ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन 2500 इंटू 2 दैट इज 5000. सो 3 zeros को हम यहाँ अकोमोडेट करते हैं 10 to the power minus 4. और अब डायरेक्शन देख सकते हैं आप. इसके करंट डायरेक्शन किधर होती है? यहां जो डायरेक्शन है वो हमने फिर से गड़बड़ ली है. देखिए फेसिंग वेस्ट. इस ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में एक्स में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है. ऑब्जर्वर के केस में देखिए तो वह ऐसा होगा और यहां ऐसा होगा. तो वाई की जो करंट है वह फील्ड जो है वह ज्यादा होगी और वाई की डायरेक्शन कैसी होगी? दिस इज एंड
दैट इज द एंटी क्लॉक। हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, जबकि ऑब्जर्वर वेस्ट की तरफ देख रहा है, फेसिंग वेस्ट। हम जबकि वेस्ट से देखेंगे तो ऑब्जर्वर का उल्टा दिखाई देगा। ऑब्जर्वर के लिए यह एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि हमारे लिए क्लॉकवाइज है। ऑब्जर्वर के लिए यह क्लॉकवाइज है, जबकि हमारे लिए यह एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है उसकी साइड से एन होगा, और एन जो है उसका मतलब फ्लक्स लाइंस बाहर निकलेगा, और एन से फ्लक्स लाइंस बाहर निकलती है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करेगी। डायरेक्शन इज वेस्ट, एंड मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है 5 pi 10 to the power minus 4 टेस्ला। दिस इज द आंसर। तो डायरेक्शन निकालना काफी जरूरी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है बेसिकली। आगे देखते हैं हम। एक्सरसाइज 4.15, a magnetic field of 100 watt which is uniform in region of linear dimension about 10 centimeter, an area of cross section about 10 to the power minus 3 meter square. The maximum current carrying capacity of a given coil of wire is 15 ampere, and the number of turns per unit length that can be wound round a core is at most 1000 turns per meter. Suggest some appropriate design particulars of a solenoid for the required purpose. Assume the core is not ferromagnetic. अगर कोर फेरोमैग्नेटिक नहीं है और आप एक सोलोनाइड चाहते हैं जिसके अंदर कम से कम 10 सेंटीमीटर तक यूनिफॉर्म फील्ड हो, तो सोलोनाइड की फील्ड आप देख लीजिए पहले कैसी होती है। कुछ इस तरह से होती है। जो 10 सेंटीमीटर तक कम से कम कांस्टेंट हो। तो मैं एक काम करता हूं, इसकी लेंथ ले सकता हूं 5 मीटर, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर तक सेंटर के आसपास ऑलमोस्ट कांस्टेंट फील्ड होगी। और अगर 0.5 मीटर लेंथ लिया है तो 1000 टर्न्स पर मीटर के हिसाब से यहां पर 500 टर्न्स हो जाएंगे कम से कम। और अगर हमें यहां पर करंट लेना है तो देखते हैं क्या होता है। फील्ड की वैल्यू देखिए, फील्ड क्या होती है, फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। फील्ड हमें चाहिए 100 गॉस, दैट इज 10 to the power minus 2 टेस्ला। 100 गॉस इज बेसिकली 10 to the power minus 2 टेस्ला because 1 गॉस is 10 power minus 4 टेस्ला। म्यू नॉट is 4 pi into 10 to the power minus 7, and number of turns that is 1000, and I is the current that we can calculate. तो यहां पर आप देखिए क्या होगा। डिजाइन आपने कर लिया है, इस डिजाइन को आप एक बार चेक कर लीजिए। 3 zeros फ्रॉम हियर। मैक्सिमम करंट आप लेते हैं यहां पर 15 एम्पियर, तो 15 into 4 हो जाएगा 60 pi 10 to the power minus 4 10 to the power minus 2 हियर। ये सब कुछ अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दिस इज स्टिल मोर देन 10 to the power minus 2, right hand side is still more than 10 to the power minus 2. This is basically 6 into 3। 6 into 3 अगर आप लेते हैं नियरली दी हो जाएगा 18 into 10 power minus 3, that is equal to 1.8 into 10 power minus 2। तो आप देख सकते हैं योर करंट शुड नॉट बी एक्सीड 15 एम्पियर। अगर आपने 15 एम्पियर करंट लिया तो भी आपका यह वैल्यू यहां मिल जाएगी, पर राइट हैंड साइड ज्यादा है। तो करंट यू कैन टेक लेस देन 15 एम्पियर, नो प्रॉब्लम। एंड द रेडियस ऑफ द कॉइल, क्रॉस सेक्शन एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्रॉस सेक्शन जितना छोटा हो उतना अच्छा, ताकि फील्ड यूनिफॉर्म रहे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। आर इज द रेडियस ऑफ द सोलोनाइड। क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर। पाई रेडियस is approximately calculated from here। तो r यहां से यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, आप देखिए r की वैल्यू क्या हो सकती है। 10 to the power minus 3 को आप 10 to the power minus 4 लिखिए, यह हो जाएगा 10 by 3.14, दैट इज पाई। r स्क्वायर है ये। r निकालने के लिए, r की वैल्यू फाइंड करने के लिए अंडर रूट करिए आप इसका 10 by 3.14,
नियरली 3.2, तो r विल बी 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3.2, 3.2 का अंडर रूट, इनफैक्ट 3.2 का अंडर रूट, तो यह अंडर रूट 3.2 जो होगा वह नियरली 1.8 होगा। तो r की जो वैल्यू होगी हमने यहां से फाइंड करी वह 1.8 सेंटीमीटर के आसपास होगी। अब r 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, क्योंकि आपको जितना एरिया की फील्ड चाहिए, यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए, उतना एरिया एटलीस्ट वहां पर होगा। और छोटा लेंगे तो मेरे ख्याल से फ्लक्स लाइंस क्लोजली पैक्ड होगी, तो क्लोजली पैक्ड होगी तो स्ट्रेट होगी, यूनिफॉर्म होगी। जितना कॉइल लंबा लेंगे उतना अच्छा। आप आर इससे ज्यादा ले सकते हैं, लेंथ इससे ज्यादा ले सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑब्वियसली फिर ज्यादा हो जाएगा इससे। तो देयर में भी मेनी पॉसिबिलिटीज। सीआरटी की बुक में भी आंसर दिया है, वो भी सही है। तो आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.16। फॉर सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and n turns carrying current I, the magnitude of magnetic field at a point on its axis at a distance x from its center is given by b is mu naught I r square n divided by twice into x square plus r square whole to the power 3/2। तो यह फॉर्मूला तो हमने थ्योरी में पढ़ा है, और यह x डिस्टेंस, किसी पॉइंट x डिस्टेंस पर r रेडियस का कॉइल I करंट है, उसमें x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला है। शो दैट दिस रिड्यूसेस टू द फैमिलियर रिजल्ट फॉर फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। familiar result of the field of the formula of the field for center of the coil। यहां x 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि सेंटर ऑफ कॉइल के लिए यह x जो है वह 0 होगा। x 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह हो जाएगा b म्यू नॉट अपॉन 2 r स्क्वायर टू द पावर 3/2, दैट इज r क्यूब। और न्यूमरेटर में भी r स्क्वायर है तो वो r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहां होगा r I n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बहुत आसान है। ऑब्वियसली पुटिंग x is equal to 0। कंसिडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ इक्वल रेडियस r and number of turns n। कॉइल सर्कुलर कॉइल्स, कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स, each and number of turns n each, carrying equal current in same direction। current is also same and separated by distance r, separated by distance r। show that the field on the axis around the midpoint between the coils is uniform over a distance that is small as compared to r। मिड पॉइंट के आसपास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वह थोड़ी सी रेंज में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। यह शो भी करना है हमें बेसिकली। मिड पॉइंट के आसपास अगर आप फील्ड देखें, n इज गिवन बाय दिस, और फील्ड की वैल्यू भी हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज ये मिड पॉइंट है और इससे हम x डिस्टेंस पर फील्ड चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन गिवन है तो वहां उसने डी लिया है, हम भी डी लेते हैं। सेम चीज हम भी लिखेंगे, b ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। फॉर्मूला आप यूज करेंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइड बाय ट्वाइस इनटू, यहां से यहां तक के लिए हम लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, जिससे हमें x की वैल्यू लिखना होगी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा r प्लस डी। इनफैक्ट r/2 प्लस डी, बिकॉज दिस इज द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस विच इज r, दिस डिस्टेंस इज r, उसका हाफ हो जाएगा r/2, यह हो जाएगा r/2 प्लस डी। और रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है हमें, यहां पर हम लेते हैं डायरेक्ट आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर -3/2।
पावर को नेगेटिव लिखा क्योंकि हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करना चाहते हैं। r/2 प्लस डी होल स्क्वायर इज ऑल्सो देयर, और यदि आपने यह फैक्टर देखा तो यह कॉमन होगा, और सेकेंड कॉइल के लिए इस डिस्टेंस पर यह डिस्टेंस हो जाएगी r/2 माइनस डी। सेम फॉर्मूला हो जाएगा r/2 माइनस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2 क्लोज। इसे यदि आप सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर बाय 4 प्लस डी स्क्वायर होगा प्लस आर डी होगा। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा 5r स्क्वायर बाय 4। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखते हैं। यह सारी वैल्यू एज इट इज होगी, और 5r बाय 4 स्क्वायर बाय 4 टू द पावर माइनस 3/2 हम कॉमन ले सकते हैं यहां से। तो यहां क्या बचेगा, फिर से देख सकते हैं आप यहां पर आर स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आर डी। यहां से 5r स्क्वायर बाय 4 अगर आपने कॉमन लिया और डी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, डी स्क्वायर नेग्लेक्टेड, क्योंकि डी कंपेरेटिव टू आर बहुत स्मॉल है, इसलिए डी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। और आर स्क्वायर अगर आपने यहां से कॉमन लिया तो एक आर तो कॉमन होगा, डी बाय आर हो जाएगा यहां पर। तो 1 प्लस डी बाय आर, और साथ में जो फैक्टर होगा वह होगा 4/5, क्योंकि आपने 5/4 कॉमन लिया है, तो यहां 4/5 का फैक्टर होगा टू द पावर माइनस 3/2 प्लस सिमिलरली 1 माइनस 4d बाय 5r होगा टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। अब म्यू नॉट बाय 2 आई आर स्क्वायर एन एज इट इज है, और यह जो फैक्टर्स है इसे एक्सपांड यदि आप करते हैं, हायर ऑर्डर टर्म्स नेग्लेक्ट करते हैं और यहां आर क्यूब लिखते हैं, क्योंकि यह पावर आप बाहर लेंगे, यहां आर क्यूब होगा डिनोमिनेटर में, आर क्यूब होगा, और यहां 4/5 आपका बचेगा टू द पावर 3/2, क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव था, इसके कारण आपने पॉजिटिव किया तो यह रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहां एक फैक्टर होगा जो मैं यहां लिखता हूं, इसका एक्सपांशन करेंगे 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 6d बाय 5r, x मतलब 4d बाय 5r और n मतलब माइनस 3/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस 6d बाय 5r होगा, हायर कर देंगे 1 प्लस 6d बाय 5r होगा, इसके लिए बाइनोमियल एक्सपांशन, तो अल्टीमेटली ये 2 होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, और हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट कर दिया हमने। तो स्मॉल d अगर है, d स्मॉल लेते हैं हम, तो अप्रोक्सीमेटली यह हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना होगा, दिस इज 2 अगेन, 2 से 2 कैंसिल होगा, और इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा 0.72 म्यू नॉट आई एन बाय आर। आर स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आर क्यूब है, यहां मिल जाएगा आपको डिनोमिनेटर में आर। सो दिस इज द फार्मूला। तो आइए आगे देखते हैं हम, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन है। जेई में किसी जमाने में इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती थी लंबी लंबी, और आज भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लास्ट सेक्शन, नया जो सेक्शन पूछा जाता है जेई में। तो आइए आगे देखते हैं हम। 4.17 or non-ferromagnetic of inner radius 25 centimeter and outer radius 26 centimeter, around which 3500 turns of a wire are wound. If the current in the wire is 11 ampere, what is the magnetic field outside the toroid? टोरॉइड के आउटसाइड कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। टोरॉइड जो होता है एक प्रकार से आपका सोलोनाइड होता है, जिससे आपने एक गोल चक्कर बना दिया, तो यहां फील्ड जो होगी अंदर ही कन्फाइंड होगी पूरी तरह से इनसाइड द टोरॉइड। हमने डायग्राम देखा है थ्योरी में इसका, और फील्ड डायग्राम भी देखा है। तो टोरॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है, और इस सेक्शन में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वह फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ ऑफ द टोरॉइड, एंड आई इज द करंट।
इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, यहां सराउंडेड बाय द टोरॉइड जो स्पेस है यहां भी फील्ड जीरो होगी। तो ए का आंसर हो गया आपका जीरो, सी का आंसर आपका हो गया जीरो, यहां भी कोई फील्ड नहीं होती, केवल बी पर फील्ड होगी। बी पार्ट पे जो हम बोल रहे हैं अंदर कोर के अंदर फील्ड होगी और वह फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई। कैलकुलेट करते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7 एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल टर्न्स आप देख रहे हैं 3500 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 3500 हो गया। डिवाइड करते हैं इसे हम लेंथ ऑफ द टोरॉइड से, तो लेंथ ऑफ द टोरॉइड सर्कुलर पाथ होगा, रेडियस होगा आपका, और रेडियस होगा 2 इंटू पाई इंटू आर। तो आर कितना लेंगे आप, आर लेंगे आप 25.5 सेंटीमीटर नियरली, या आप 26 भी ले सकते हैं। 25 3 डिजिट तो लेने की जरूरत नहीं है आपको, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट लेने की जरूरत नहीं है, दो से ही काम होगा। आप 26 भी ले सकते हैं, तो 26 ले लेते हैं हम भी। 2 पाई आर, और आर सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा, इनटू दिस इज म्यू नॉट एंड एन, दिस इज एन, दिस इज म्यू नॉट एंड दिस इज द करंट आई। कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से देखेंगे हम 3.0 10 to the power -2 टेस्ला इज द फील्ड इनसाइड द toroid, inside the core of the toroid basically. So it's a good question. Answer the following question. A magnetic field that varies in magnitude from point to point but has a constant direction east to west, it's set up in a chamber. A charged particle enters the travels undeflected along a straight path with constant speed. What you can say about the initial velocity of the particle? अगर मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए चला जाता है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कांस्टेंट स्पीड का मतलब देयर इज नो चेंज इन स्पीड, स्ट्रेट पाथ दैट मींस द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन नॉट चेंज, नॉट डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, लॉरेंज फोर्स इज जीरो। इसका मतलब बी वेक्टर इनिशियली पैरेलल टू वी वेक्टर होगा, और यू कैन से माइनस ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू वी वेक्टर होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे। अगर ऐसा होता है तो थीटा आपका 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, और लॉरेंज फोर्स 0 होगा, इसलिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो फोर्स 0 है तो velocity will not change, direction will not change, magnitude will not change also. A charged particle enters an environment of a strong and non-uniform magnetic field varying from point to point both in magnitude and direction. Magnetic field is also there, magnitude और direction दोनों change हो रहा है magnetic field का, अच्छी बात है, and comes out of it following a complicated trajectory. एक चैम्बर में एक पार्टिकल घुसता है और वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह कुछ इस प्रकार से है कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। तो पार्टिकल बाहर जब निकलेगा तो कुल मिला के वो उठ पटांग ट्रेजेक्ट्री ही निकालेगा, ट्रेजेक्ट्री से ही बाहर आएगा, क्योंकि सभी तरह के फोर्सेस एक्ट होंगे उससे सब डायरेक्शन में। वुड द फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड इफ इट इज सफर्ड नो कोलिजन विद द एनवायरमेंट? अगर वहां कोई कोलिजन नहीं, क्या इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम होगी? यस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगी, और ऐसा फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं करता। वर्क डन नहीं करेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो ऑब्वियस है अनडिफ्लेक्टेड आए, डिफ्लेक्ट तो होगा, बहुत अच्छी तरह से डिफ्लेक्ट होगा और कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री से बाहर आएगा, कम आउट विद अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री, लेकिन स्पीड विल नॉट चेंज। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, enters a chamber, electrostatic field in not
to south direction. Field, electrostatic field E is from north to south direction. Having a uniform electrostatic field in north to south electrostatic field है. Specify the direction in which a uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from deflecting from its straight line path. या तो काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, या स्पीड होती है v इज e बाय b, और डायरेक्शन कुछ ऐसे होना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. कौन कौन तीनों? e वेक्टर, b वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. और डायरेक्शन हमें अब देखना है कैसी होना चाहिए. तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर. पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स ड्यू टू, आप देखिए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इससे होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. दिस विल बी द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होता है. अब v वेक्टर आप देख सकते हैं किधर है, राइट डायरेक्शन में है, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन स्पेस के अकॉर्डिंग साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए. तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन की इस केस में मोशन जब ईस्ट में हो, फोर्स उस पर साउथ पर हो, तो हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी. तो हम देखते हैं फोर्स होगा Q V वेक्टर क्रॉस B. Q नेगेटिव है तो फोर्स वेक्टर जो होगा B क्रॉस V के डायरेक्शन में होगा. फोर्स वेक्टर जो होगा B क्रॉस V के डायरेक्शन में होगा. फोर्स किधर है आप देख सकते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स यहां पर है, तो B किधर होना चाहिए. B अगर आप एज्यूम करें इनटू द प्लेन है, B इनटू द प्लेन है मतलब डाउनवर्ड है, तो क्या होगा. आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपने B की डायरेक्शन को इनटू द प्लेन लिया है तो देखिए क्या होगा. B क्रॉस V, B को V की तरफ टर्न करेंगे, B को V की तरफ टर्न करेंगे तो यह स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा. आप देख सकते हैं B को V की तरफ टर्न करेंगे, नीचे मतलब साउथ की तरफ. यहां इस तरह से टर्न करेंगे तो स्क्रू की डायरेक्शन साउथ की तरफ होगी, मतलब हो जाएगा. अगर आप B को V की तरफ टर्न करें, B वेक्टर को V की तरफ टर्न करते हैं जब हम, तो स्क्रू की डायरेक्शन देखना चाहिए, उस डायरेक्शन में घूमने वाला स्क्रू किधर जाता है. B वेक्टर को V की तरफ टर्न करेंगे, स्क्रू यू घूमेगा, तो नीचे जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन होगी. इसका मतलब B की डायरेक्शन जो हमने एज्यूम करा है इनटू द प्लेन इज राइट, और अकॉर्डिंग टू 3D स्पेस इट इज डाउनवर्ड. तो आप 3D में बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी अगर आप यूज करेंगे तो फील्ड के लिए 4 फिंगर दैट इज इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर आपका होगा मोशन की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन आपका थंब के अपोजिट होगी क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज है. तो आप यहां पर लेफ्ट हैंड रूल्स भी अप्लाई कर. तो आइए आगे देखते हैं हम. 4.19 An electron emitted by a heated cathode and accelerated through a potential difference of 2 kilovolt. इलेक्ट्रॉन को 2 किलोवोल्ट से एक्सेलरेट किया है आपने. enters a region with uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Determine the trajectory of the electron if the field is transverse to its initial velocity. Transverse का मतलब परपेंडिकुलर होना है. फील्ड और इनिशियल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ट्रैजेक्टरी जो होगी वो सर्कल होगी, दैट इज द शो पॉइंट. और सर्कल की रेडियस भी फाइंड की जा सकती है. बी जो पार्ट है मैक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी. अगर फील्ड जो है इनिशियल वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल बना रही है तो क्या होगा. फील्ड मेकिंग एन एंगल
of 30 degree with the initial velocity. This is initial velocity making an angle 30 degree. तो एक कंपोनेंट यह होगा v cos 30, एक कंपोनेंट यह होगा v sin 30. और रेडियस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यदि आपको रेडियस कैलकुलेट करना है तो आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा mv बाय qb. बट mv इज द मोमेंटम. मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिख सकते हैं. वह होता है ट्वाइस मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एक एसिलेटेड चार्ज की केस में होता है ट्वाइस मास चार्ज इनटू voltage, that is the potential difference through which it has been accelerated. तो R की वैल्यूज फाइंड करना है हमें. ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to the power minus 31, चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, V that is 2000, that is 2.0 into 10 to the power 3 basically, divided by charge again 1.6 10 power minus 19 and B that is 0.15 Tesla. Solving this, it is very easy to find the radius 1.0 millimeter, and obviously it is perpendicular to the B vector. यह जो प्लेन होगा वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. प्लेन ऑफ सर्कल जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. और इस केस में v को आप रिप्लेस करेंगे v sin 30 से. तो अगर आपने v को v sin 30 से रिप्लेस किया, sin 30 होता है 1/2, तो इस केस में रेडियस हो जाएगा 0.5. रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ द फर्स्ट केस. और वेलोसिटी कंपोनेंट v cos 30 होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं. v की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? v cos 30 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है? v मतलब वेलोसिटी जो होगा ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय द मास अंडर रूट ऑफ दैट cos 30. सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज तो आपको यह वैल्यू 2.3 10 to the power 7 बिल्कुल मिलेगी. दैट इज द आंसर इन एनसीईआरटी बुक एज वेल. मीटर पर सेकेंड 2.3 into 10 power 7 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से कर सकते हैं आप ये प्रॉब्लम. आइए आगे देखते हैं हम. अब मैग्नेटिक field set up using Helmholtz coil described in exercise 4.16 is uniform in a small region and has a magnitude of Tesla in the same region. Magnitude of the field is also given 0.75 Tesla. A uniform electrostatic field is maintained in a direction normal to common axis of the coils. Coils के प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है. A uniform electrostatic field is maintained in a direction normal to common axis of the, this is the common axis, और normal उसके normal है आपका electric field. This is the direction of magnetic field obviously, और this is also axis basically of the two coils. इस सेटअप में सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है 0.75 टेस्ला. A narrow charge beam of single species charged particles accelerated through 15 kilovolt enters the region in a direction perpendicular to both the axis of the coils and electrostatic field. जो चार्ज पार्टिकल है वो और एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर इंटर करते हैं. तो सपोज वो इधर से इंटर करते हैं और सिंगल स्पीसीज है, मतलब एक ही तरह का पार्टिकल है कोई सा, और उसे एक्सीलरेट किया है 15 किलो वोल्ट से. देखिए क्या मिलता है. If the beam remains undeflected when electrostatic field is 9.0 10 to the power minus 5 volt per meter. This is wrong basically. यह एनसीईआरटी में -5 लिखा है, इसे करेक्ट करना होगा आपको. यह होगा 10 to the power 5 नॉट जस्ट -5. तो बुक में करेक्शन करना होगा आपको, इसलिए मैं आपके सामने करेक्शन कर रहा हूं. 9.0 10 power 5 वोल्ट पर मीटर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू. Make a simple guess as to what the beam contains. Why is the answer not unique? हमें गैस भी करना होगा और कैलकुलेट भी करना होगा. तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और
जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो और वहां से चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है, तो वह दुनिया में एक ही केस होती है, थ्योरी में हमने अच्छे से डिस्कस करी है, वहां पर स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होती है v इज इक्वल टू ई बाय बी होती है। E है 9.0 10 टू द पावर 5 जो कि करेक्टेड वैल्यू है, और B है 0.75। यह वैल्यू होगी 12 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और चार्ज पार्टिकल को आपने 15 किलो वोल्ट से एसिलेट किया, तो स्पीड क्या होती है? चार्ज पार्टिकल की स्पीड होती है, किसी भी पार्टिकल की स्पीड की अगर बात करें तो वो ट्वाइस इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय द मास का अंडर रूट होता है। तो जो स्पीड है 12 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड है, अंडर रूट ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 15,000 here, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट इज एसिलेटेड। तो यह हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंटू 2 डिवाइड बाय मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब यदि हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो Q बाय एम की वैल्यू आपको मैं लिख के बताता हूं। Q बाय एम की वैल्यू होगा 4.8 10 टू द पावर 7। बहुत आसान है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 114 हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, और Q बाय एम 2 से डिवाइड कर दीजिए और 15,000 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 4.8 10 टू द पावर 7। और जहां तक चार्ज की बात है, तो चार्ज होता है n टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो मैं इसे लिखता हूं n इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 डिवाइड बाय द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। आप चार्ज की वैल्यू को मैंने क्या लिखा है फाइनली, आप देखिए चार्ज की वैल्यू को n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखा है। यह बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। चार्ज जो भी होता है इंटीजरल मल्टीपल चार्ज होता है, तो इस पार्टिकल का जो भी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज में हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड होगा वहां पर उसका n टाइम्स 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां से हमें और अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। जो m है उसकी वैल्यू देखिए, m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू हो जाएगी n इंटू 1.6 डिवाइड बाय 4.8 और 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइड बाय 10 टू पावर 6। तो 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइड बाय 10 टू पावर 7 जो होगा, 7 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 26 और 1.6 डिवाइड बाय 4.8 दैट इज 1/3, तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू नियरली 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। और एक बात अच्छे से पता होना चाहिए, यह क्या है? यह ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन है, नियरली ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन। दैट मीन्स n इज इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर क्योंकि यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यह है ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन नियरली। जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, जो यहां से अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि v हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, v काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ q और m। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, चार्ज की वैल्यू हमने समझ के रखा है, यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है, और फाइनली हमें मिला है कि जो मास होगा चार्ज पार्टिकल का वह ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन होगा। और चार्ज जो होगा n इलेक्ट्रॉन्स का होगा, n प्रोटॉन्स का होगा, बेसिकली पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर वहां पे नहीं है तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर हम n1 लेते हैं, सपोज n1 लेते हैं, n1 लेते हैं तो मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज, लेकिन उसका मास कितना होगा? अगर n1 लेते हैं तो ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो। तो n अगर आपने लिया है 1, तो उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा 1 प्रोटॉन के इक्वल, और मास क्या हो जाएगा? n अगर आपने 1 लिया तो मास हो जाएगा ट्वाइस द प्रोटॉनिक चार्ज, दिस इज ट्वाइस द प्रोटॉनिक चार्ज नियरली। तो ऑब्वियसली वह पार्टिकल होगा 1h2, उसका न्यूक्लियस होगा और उस पर चार्ज होगा प्लस, ड्यूटेरियम जो है आयन होगा। और दूसरा पार्टिकल क्या हो सकता है? अगर आपने n2 लिया, अगर n2 लिया तो उसका मास क्या होगा? उसका मास होगा ट्वाइस इंटू ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज उसका मास हो जाएगा 4। तो n2 मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज और एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा 4, तो इसका मतलब वह हीलियम हो जाएगा, डबल पॉजिटिव हीलियम आयन। इसी वजह से n3 लिया तो वह लिथियम 3 प्लस आयन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप 3 लेंगे तो इसका चार्ज होगा 6 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन नियरली, दैट इज द 3 प्रोटॉनिक चार्ज एंड 3 न्यूट्रॉन चार्ज।
बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है देखा जाए तो, आपको अच्छे समझना चाहिए, इस तरह की प्रॉब्लम करते हुए आना चाहिए। आइए आगे देखते हैं हम। 4.21, a straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and mass 60 gram is suspended by two vertical wire at its end। रॉड का लेंथ जो है वह 0.45 मीटर है और मास जो है वह 60 ग्राम, दैट्स वेरी लाइट रॉड इट इज, सस्पेंडेड बाय टू वर्टिकल वायर्स एट द इट्स एंड्स। दो वर्टिकल वायर से सस्पेंड किया हुआ है आपने इसे। A current of 5 ampere, current is also there, 5.0 ampere is set up in the rod through the wires के हेल्प से इसमें करंट सेटअप किया है। व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट टेंशन इन द वायर इज जीरो। वायर में टेंशन जीरो करने के लिए आपको इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना होगा। डायरेक्शन मैंने जानबूझ के नहीं लिया है, लेकिन शायद मैंने सही डायरेक्शन लिया है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन होगी, राइट साइड में आपका करंट होगा, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा BIL होगा, परपेंडिकुलर टू द रॉड होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स सेटअप, और यह जो फोर्स होगा BIL वह मास इनटू ग्रेविटी होगा, वेट के इक्वल होगा। तो व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, आपको B की वैल्यू चाहिए। बेसिकली B हो जाएगा mg/IL। m that is the mass is 60 gram, so it is converted to kg, 9.8 divided by current is 5.0 and L that is the length of the rod, that is 0.45. Solving this you can get the value of the field, that is 0.26 Tesla. Well, what is the part B? What will be the total tension in the wires if the direction of current is reversed, keeping the magnetic field same as before? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दिया लेकिन मैग्नीट्यूड वही है, तो यह जो BIL पहला अपवर्ड लग रहा था अब वह डाउनवर्ड होगा। और टोटल टेंशन पूछा है। टोटल टेंशन मतलब सम ऑफ ऑल द टेंशंस, T1 अगर आप इसे बोलते हैं, T2 अगर आप इसे बोलते हैं, तो टोटल टेंशन जो होगा वह दोनों का सम होगा। और टोटल टेंशन ऑब्वियसली मास इंटू ग्रेविटी प्लस BIL होगा, क्योंकि अब BIL भी डाउनवर्ड एक्ट होगा, क्योंकि आपने फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा, फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा। और इस केस में हम पहले देख चुके हैं BIL is equal to mg, इसका मतलब दिस विल बी इन मैग्नीट्यूड ट्वाइस mg। सो टोटल टेंशन ट्वाइस द मास 3 ग्राम into 9.8. It is very simple, it is 1.17 Newton. This is the answer. This is the answer. और 1.176 होता है बेसिकली है, लेकिन ऐसे आप 3 डिजिट्स तक ले सकते हैं। लेना तो 2 डिजिट तक ही चाहिए, लेकिन आप 2 डिजिट तक लेंगे तो ये 1.2 न्यूटन लेना चाहिए। तो आप जो भी आंसर उचित समझें, जैसा भी पूछा जा रहा है वैसा होना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम। एक्सरसाइज 4.22, the wires which connect the battery to an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere for a short time. What is the force per unit length between the wires? They are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart. जो बैटरी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को मोटर से कनेक्ट करना होता है आपको, जो आपकी कार का इंजन स्टार्ट करता है। करंट ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो रिपल्सिव फोर्स होता है। तो फोर्स तो रिपल्सिव होगा, लेकिन व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, बेसिकली व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर पूछा जा रहा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला है आपका μ0/4 पाई 2I1I2 बाय d कैन बी यूज्ड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन एक बात बता दूं, यह कब यूज होता है, जब वायर की लेंथ थोड़ी लंबी हो, लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग तो नहीं, फिर भी लॉन्ग तो कम से कम होना ही चाहिए। इनफैक्ट यह इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव किया जाता है।
में 70 सेंटीमीटर इज नॉट लॉन्ग बट डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर है. अगर उसकी कंपैरिजन में देखें तो 70 सेंटीमीटर इज ऑलरेडी अ गुड लॉन्ग. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्रोक्सीमेटली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7 टू I1 300 एम्पियर होगा तो I2 भी 300 एम्पियर होगा क्योंकि दोनों करंट इक्वल होंगे. डिवाइड बाय डी, डी इज 0.015 and if you calculate this you will get the value 1.2 Newton and obviously repulsion. और ऑब्वियसली अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो एग्जैक्ट वैल्यू यह नहीं होगी, इससे कुछ कम फोर्स होगा क्योंकि ये फॉर्मूला हम जैसे कि पहले ही बोल चुके हैं, लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स के लिए इसे हम डिराइव करते हैं. इट इज गुड इनफ. (4.23) A uniform magnetic field of 1.5 Tesla exists in a cylindrical region of radius 10 centimeter. Its direction parallel to the axis along east to west. Cylindrical region है आपके पास, 10 centimeter is the radius और east to west है magnetic field along the axis. Along the axis uniform magnetic field from east to west. A wire carrying current of 7.0 ampere in the north to south direction. अगर मैं इसे नॉर्थ देता हूं, ये ईस्ट है या वेस्ट है आपके प्लेन ऑफ पेपर में, ये नॉर्थ है या साउथ है, तो वायर इस तरह से होगा. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ डायरेक्शन. 7 एम्पियर करंट, 7.0 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द वायर. What is the magnitude and direction of the force on the wire if the wire intersects the axis? अगर वायर एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो साइड व्यू देखिए, वायर ऐसा होगा. दिस इज द वायर एंड दिस इज द करंट. तो जो लेंथ ऑफ द वायर इनटू द फील्ड होगा, लेंथ ऑफ द वायर इनटू द फील्ड होगा, तो वह डायरेक्शन इस तरह से होगी, कुछ नॉर्थ टू साउथ होगी. लेंथ ऑफ द वायर इनटू द फील्ड होगा, वह 2r रेडियस के डबल के इक्वल होगा. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? तो डायरेक्शन तो बाद में कैलकुलेट देखते हैं हम, पहले फोर्स की मैग्नीट्यूड देखते हैं. फोर्स होगा BIL. B इज 1.5 टेस्ला, I इज करंट दैट इज 7 एंड लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली 0.2 मीटर इज इक्वल टू 2.1 न्यूटन, 7.2 2.1 न्यूटन. और डायरेक्शन की बात करें, और फोर्स की डायरेक्शन के लिए आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलेगा इनटू द प्लेन दैट इज बेसिकली डाउनवर्ड. तो रूल तो आप अच्छे से देख सकते हैं थ्योरी में. द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ साउथ की बजाय आप वायर को इस तरह से टर्न कर दीजिए. सपोज आपने नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टर्न कर दिया, तो वायर आपने इस तरह से टर्न कर दिया, तो क्या होगा? लेंथ ऑफ द वायर जो होगा इन फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वह तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो वह तो कांस्टेंट होगा. तो फोर्स सेम होगा, सेम फोर्स एंड डायरेक्शन. क्योंकि वायर को यदि आपने फील्ड की डायरेक्शन से ट्विस्ट भी कर दिया, लेकिन लेंथ ऑफ द वायर इनटू द सिलेंडर देखिए आप, परपेंडिकुलर टू फील्ड है, वह इतना ही होगा 2r के इक्वल. और थ्योरी में हम देख चुके हैं, इस फॉर्मूले में जो लेंथ होती है वह फील्ड के परपेंडिकुलर काउंट करना होता है. तो फील्ड के परपेंडिकुलर तो अभी भी 2r है, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ फोर्स होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी. द वायर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोवर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाय डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर. साइड व्यू देखिए आप यहां पर, अगर आपने वायर को इनिशियल पोजीशन यहां से 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया, तो यह होगा आपका 3 सेंटीमीटर. रेडियस है आपका
सेंटीमीटर नीचे कर दिया तो यह होगा 6। इनफैक्ट रेडियस आपका 10 है ऑलरेडी, तो यह होगा 8 सेंटीमीटर। तो अब जो वायर इनसाइड द सिलेंडर होगा परपेंडिकुलर टू फील्ड होगा वह 16 सेंटीमीटर होगा। तो अब जो फोर्स होगा वह होगा बी आई एल, दैट इज 0.16। तो अब जो फोर्स होगा वह होगा 1.68 न्यूटन। अप टू 3 डिजिट मैंने लिया है, इट इज 1.7 न्यूटन। ऑब्वियसली डायरेक्शन तो सेम रहेगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब हमारे इस प्लेन के इनटू द प्लेन। तो आइए आगे देखते हैं हम। Exercise 4.24. A uniform magnetic field of 3000 Gauss is established along the positive z direction. Positive आप देख रहे हैं, uniform magnetic field of 3000 Gauss is established. A rectangular loop of side 10 centimeter and 5 centimeter carries the current of 12 ampere. Loop having sides 10 centimeter and 5 centimeter having currents of 12 ampere. What is the torque on the loop in the different cases shown in figure? What is the force on each case? Which case corresponds to stable equilibrium? What is the force in each case? In this case, what is the direction of magnetic dipole moment? Magnetic dipole moment is NIA, number of turns, current into area of cross section. Current is 12 ampere, number of turn is 1, and area of cross section is 10 into 5 divided by 100 into 100. So magnetic dipole moment जो होगा वह क्या होगा, 600 divided by 100 into 100, that is 0.06 यूनिट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका हो गया। और अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपके पास है तो टॉर्क क्या होगा यह देखना है डिफरेंट केसेस में। इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए, करंट अगर एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक जब आप देखते हैं एन पोल होता है, आप जिस साइड से देख रहे हैं वहां एन पोल होगा और एन पोल से फ्लक्स बाहर निकलता है, और फ्लक्स बाहर निकलता है और हमेशा फ्लक्स निकलने की डायरेक्शन में होता है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। बी वेक्टर ऑलरेडी आप देख रहे हैं अपवर्ड्स है और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क होता है m क्रॉस, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अगर आप देखें तो वह होगा एम बी साइन थीटा। इन फर्स्ट केस साइन थीटा, साइन 90 is 1, so it is 1, and what is m? M is 0.6, and b is what? 3000 Gauss, that is 3 into 10 to the power minus 1 Tesla. So what is this? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यह होगा 0.18 into 10 to the power minus 1 न्यूटन into मीटर, 0.018 बेसिकली, और यू कैन सी इट इज 1.8 न्यूटन into मीटर 10 to the power minus 2 ऑल्सो। डायरेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले डायरेक्शन के लिए हम इस को यूज करेंगे, एम वेक्टर पहले होता है, बी वेक्टर बाद में होता है, एम क्रॉस बी। एम वेक्टर को बी की तरफ टर्न करिए तो क्या होगा, स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू करेंगे तो वह किधर जाएगा, इस तरह से आपने राइट हैंड स्क्रू को टर्न किया तो वह निगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डायरेक्शन हो जाएगी जो फोर्स की वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में होगी, और सॉरी टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो टॉर्क वेक्टर होगा निगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड यह होगा 1.8 10 to the power minus 2, negative y is the direction. This is the answer. In this case n is again the same, m vector is again the same, so the same is the magnitude of the torque and same is the direction of the torque vector. m वेक्टर को आप b वेक्टर की तरफ टर्न करेंगे, स्क्रू है, राइट हैंड स्क्रू इस तरह से घूमेगा, जब x एक्सिस को y की तरफ घुमाएंगे आप यहां पर, तो आप अगर इधर से देखते हैं z y एक्सिस की डायरेक्शन से देखते हैं तो वह स्क्रू आपको
और स्क्रू जब क्लॉकवाइज घूमता है तो वो अंदर की तरफ जाता है, मतलब माइनस वाई की तरफ मूव करेगा। मतलब कि आपका राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जो होगा वेक्टर का वह माइनस वाई एक्सिस में होगा। यह सब देखने के लिए आपको वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। अगर आपको बेसिक चीजें अच्छे से नहीं आती, आप वेक्टर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़िए, फिर इसे देखिए डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। इस केस में एम वेक्टर इज अगेन परपेंडिकुलर। एम वेक्टर जो होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा, अगेन परपेंडिकुलर टू बी है। एम वेक्टर को बी की तरफ घुमाइए आप। एम वेक्टर को अगर आप बी की तरफ घुमाते हैं तो एम वेक्टर आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। एम वेक्टर को आप बी की तरफ घुमाते हैं तो आप एक्स एक्सिस की तरफ से ओरिजिन की तरफ देखिएगा, मतलब अब जो फोर्स होगा, अब जो टॉर्क होगा, वह मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री स्टिल है और डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। और यहां देखिए आप, यहां फिर से बी और एन वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एम वेक्टर मैं कहूंगा यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, क्योंकि एन वेक्टर जो प्लेन का परपेंडिकुलर होता है उसी डायरेक्शन में आपका एम वेक्टर दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा। तो एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर होता है जो बार बार हमारे सामने आ जाता है, और ये एम वेक्टर उसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहां मैग्नीट्यूड फिर से वही होगा 1.8 10 to the power -2 न्यूटन इंटू मीटर। डायरेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्शन टॉर्क वेक्टर की आपको देखना होगी। एम वेक्टर को आप बी वेक्टर के डायरेक्शन में घुमाइए। अभी आप देख रहे हैं एम वेक्टर एक्स एक्सिस से, अगर यह एंगल 30 है तो एम वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर आपने इसे इस तरह से घुमाया तो टॉर्क वेक्टर इस लाइन के पीछे की तरफ होगा, मतलब कि वह एक्स एक्सिस से यहां से यूं घूम के अगर हम जाते हैं तो यहां से यहां तक 180 और वहां से फिर 60 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि यह 30 है, टॉर्क इसके परपेंडिकुलर होगा। यहां से वह वाई एक्सिस से आप देखिए इसके जस्ट पीछे होगा, तो यहां से यह 60 एंगल है एक्स एक्सिस से, तो पीछे से नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी वो 60 बनाएगा। टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी इस डायरेक्शन में होगी, टॉर्क वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। आप ध्यान से देखिए क्योंकि एम इसके परपेंडिकुलर है, और यह जो लाइन है वाई एक्सिस से 30 पर है, एक्स एक्सिस से 60 पर है, तो नेगेटिव एक्सिस 60 होगा, तो एक्स 80 प्लस 60 240 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा। और ई केस में देखते हैं, डायरेक्शन आप देखिए फिर से आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर देखेंगे, वो z डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यह आउट ऑफ द प्लेन होता है हमेशा। नॉर्थ अगर आप देख रहे हैं तो आउट ऑफ द प्लेन होता है, तो नॉर्थ का आउट ऑफ द प्लेन z डायरेक्शन में होगा, और यहां इनटू द प्लेन होगा क्योंकि आप साउथ देख रहे हैं। तो यह आपका एम वेक्टर हो गया। जब एम वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज 0 डिग्री और दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि थीटा इज 180 डिग्री। आप देख सकते हैं बी वेक्टर एम वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टॉर्क की जहां तक टॉर्क की मैग्नीट्यूड की बात है वह 0 होगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो काफी अच्छी चीजें हैं, सीखना चाहिए, डायरेक्शंस देखना काफी अच्छे से सीख सकते हैं आप यहां पर इस प्रॉब्लम से। और ऐसी प्रॉब्लम तो आती ही रहती है जहां डायरेक्शन देखना सीखना है। डी केस में जरूर मुझे लगता है आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप देखिए एम वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है एम वेक्टर, क्योंकि 30 डिग्री यहां है आपका, यह 60 है एक्स एक्सिस से, तो एम उसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स से 30 बनेगा। और टॉर्क जो होगा वह इस लाइन की डायरेक्शन में होगा जो वाई से 30 बना रहा है। अगर वाई से 30 बना रहा है टॉर्क, और टॉर्क की डायरेक्शन आप देख ही सकते हैं यहां है, तो वो नेगेटिव एक्स से 60 बनाएगा। नेगेटिव एक्स से 60 बनाएगा तो पॉजिटिव एक्स से वो 240 बनाएगा, क्योंकि हमेशा हम इस तरह से काउंट करते हैं, एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है।
Exercise 4.25. A circular coil of 20 turns and radius 10 cm is placed in a uniform magnetic field of 0.10 Tesla normal to plane of the coil. फील्ड जो है वह नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल है. इफ द करंट इन कॉइल इज 5 एम्पियर, द करंट इज 5.0 एम्पियर, व्हाट इज द टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल? करंट अगर कॉइल में इस डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा. और जहां तक टॉर्क की बात है, टॉर्क होता है m वेक्टर b वेक्टर साइन थीटा. इनफैक्ट यह टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है आपको, तो m वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा, दैट इज टॉर्क वेक्टर. बट हियर थीटा इज 0. थीटा इज एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड m वेक्टर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर m and field vector b. Theta is 0, so torque is 0. Total force on coil, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स 0 होता है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो फील्ड होती है डायपोल पर, मैग्नेटिक डायपोल पर 0 फोर्स इंपार्ट करती है. एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए हम थोड़ा लॉरेंज फोर्स देखेंगे. लॉरेंज फोर्स होता है QVB, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वह मूव करेंगे फील्ड के परपेंडिकुलर, इसलिए QVB साइन 90 होगा. साइन 90 इज 1 और थीटा इज 90 हियर. तो QVB और V जो होगा वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी होना चाहिए. ऑब्वियसली हमें यह पता है I होता है N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD. तो यहां VD जो होगा वो होगा I अपॉन NEA. इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का चार्ज जो है यहां पर मूविंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यदि हम I that is the current, that is 5.0 ampere, B that is 0.1 Tesla divided by N. The coil is made of copper wire, cross sectional area 10 to the power minus 5. This is the cross sectional area 10 to the power minus 5, and free electron density in copper is given by 10 to the power 29 per meter cube. This is 10 to the power 29. Is basically 10 to the power 6 upon 10 to the power 29. This is 5 into 10 to the power minus 25 Newton. This is the average force on an electron. Average force on each electron. This is the value. तो बहुत अच्छी बात है. आइए आगे देखते हैं हम. 4.26. A solenoid 60 cm long and radius 4 cm has 3 layers of windings, 300 turns each. A 2.0 centimeter long wire of mass 2.5 gram lie inside the solenoid near its center, normal to the axis. अगर वायर आपने सोलोनाइड के एक्सिस के नॉर्मल प्लेस किया है लाइक दिस इज द एक्सिस, तो फील्ड जो होगी फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वायर. बोथ द वायर एंड एक्सिस ऑफ द सोलोनाइड आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. द वायर इज कनेक्टेड थ्रू 2 लीड्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलोनाइड टू एन एक्सटर्नल बैटरी. वायर पर जो कनेक्शन है वो एक्सटर्नल बैटरी से है और वायर के जो कनेक्शन लीड्स हैं वो एक्सिस के पैरेलल है. मतलब उन पर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगी और इस पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी. और मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट वायर पर परपेंडिकुलर है तो फोर्स केवल इस 2.0 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है इसी पर एक्ट होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स केवल इसी पर एक्ट होगा. Parallel to the axis of the solenoid or external battery which supplies a current of 6.0 ampere. Current is 6.0 ampere in the wire. This wire carries 6.0 ampere current. What value of current with appropriate sense of circulation in the winding of the solenoid can support the weight of wire? हमें solenoid में current find करना है.
और सोलोनाइड के कारण जो फोर्स होगा वह होगा बी आई एल, वेयर आई इज द करंट इन द सोलोनाइड, करंट इन द वायर, एंड बी इज द फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड। और यह फोर्स होना चाहिए वेट दैट इज mg के इक्वल। तो m कितना है 2.5 ग्राम, दैट इज 2.5 डिवाइड बाय 1000 इंटू g, दैट इज 9.8। दिस विल बी b ड्यू टू सोलोनाइड। सोलोनाइड के कारण जो b होता है वह हमें पता है क्या होता है, वह म्यू नॉट एन आई। सो म्यू नॉट 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और 300 टर्न्स इन 3 लेयर, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा 300 इंटू 3 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द 0.6 मीटर, 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर। दिस इज n basically, and I is the current in the solenoid that we have to find. So this is basically B. Now I in the wire we have already 6.0, and L is the length of the wire, that is 2 centimeter, that is 2 by 100. बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। और I जो कि करंट सोलोनाइड में है, मैं इसे IS लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। IS जो है, दिस इज I कॉइल बेसिकली, ऑयल वायर बेसिकली। तो I सोलोनाइड जो है वह 108 एम्पियर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको, एंड दिस इज द एक्चुअल आंसर। सो इट इज वेरी सिंपल, लेकिन आपको डाटा बिल्कुल ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो आगे देखते हैं हम 4.27, a galvanometer coil of 12 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert the meter into voltmeter of the range 0 to 18 volt? वोल्टमीटर रेंज अगर V है, गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन करंट अगर IG है, तो यहां होना चाहिए R द सीरीज रेजिस्टेंस विद द गैल्वेनोमीटर, which will make it a voltmeter. This is a voltmeter now. So R plus G, G is the resistance of galvanometer. V, that is the range 18. IG is the maximum current, full deflection current, that is 3 milliampere, 3 into 10 power minus 3 is equal to R resistance of galvanometer, हमें G लेना है 12 और R हमें फाइंड करना है 18 by 3, that is 6000 हो जाएगा ये, is equal to R plus 12. So R, that the resistance that should be placed in the galvanometer to make it a voltmeter will be 6000 minus 12, that will be 5988 ohm. This is a formula based question. अगर आपको थ्योरी पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो आगे देखते हैं हम 4.28. A galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and the meter shows full deflection, full scale deflection for a current of 4 milliampere. Full deflection current, that is the full current through a galvanometer, is 4 milliampere. IG जिसे हम कहते हैं. How will you convert the meter into a meter of range 6 ampere? हमें पता है कि हम शंट यूज करते हैं और शंट जो होता है G अपॉन N माइनस 1 होता है, where N is the I upon I G. I G, that is the full deflection current. I is the range of the ammeter. Shunt is G, that is 15 ohm, divided by N. N that is I, that is 6 ampere, divided by IG. IG is full deflection current, that is 4 milliampere. 4 into 10 to the power minus 3 minus 1. 6 upon 4, that is 1.5 into 1000, तो यह होगा 15 upon 1500 minus 1. तो जहां तक 1 की बात है मैं इसे नेग्लेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि 15 upon 1500 होगा यह नियरली। इसे आप देखें तो यह 1 upon 100 होगा, that is 10 milli ohm, that is 10 milli ohm. So this is the answer. 1 upon 100 is 10 milli ohm. This is the answer nearly. तो अमीटर के पैरेलल में शंट यूज करते हैं हम। अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट यूज कर सकते हैं, तो यह अमीटर हो जाता है।
और एमीटर के भी पैरेलल में आप शंट यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कह दिया था। तो एमीटर के पैरेलल में शंट यूज करेंगे तो उसकी रेंज इंक्रीज हो सकती है। तो यह आपका एमीटर हो गया। फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, बेसिकली फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, थ्योरी में हमने पढ़ा है सब कुछ।